रंजना, उसने पीछे से पुकारा। अरे अवनीश तू। उसने मुड़कर देखा और मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं ही हूँ। कैसा अजीब इत्तेफाक है कि तुम दिल्ली की और मैं मुंबई का रहने वाला, और हम मिल रहे हैं बेंगलोर की सड़क पर। वैसे तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं रहती हूँ, यहाँ घड़ियों की एक फैक्ट्री में जनसंपर्क अधिकारी हूँ। और तुम? मैं यहाँ अपने व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। मेरी पत्नी भी साथ है। हम पास ही एक होटल में ठहरे हैं। दो चार बातें कर रंजना बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रुको, वह हड़बड़ाया। इतने सालों बाद हम मिले हैं, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी हैं। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कहते हुए रंजना ने अपना विजिटिंग कार्ड पर्स में से निकाला और उसे देती हुई बोली, यह रहा मेरा पता और फ़ोन नंबर। हो सके तो कल शाम की चाय मेरे साथ पीना और अपनी पत्नी को भी लाना। रंजना एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। अवनीश एक दुकान में घुसा जहां उसकी पत्नी हिना शॉपिंग कर तैयार बैठी थी। मेरी खरीदारी हो गई, जरा देखो तो ये साड़ियाँ ज़्यादा चटकीली तो नहीं हैं? पता नहीं ये रंग मुझ पर खिलेगा या नहीं, हिना बोली। अवनीश ने एक नज़र हिना पर डाली। उसका मन हुआ कि कह दे, अब उसके थुलथुले शरीर पर कोई कपड़ा फबने वाला नहीं, पर वह चुप रह गया। हिना की जान गहने और कपड़ों में बसती है। वह सैकड़ों सैकड़ों रुपए सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्चती है। घंटों बनती संवरती है, केस काले कराती है, मसाज कराती है। नाना तरह के उपायों व साधनों से समय को बांधे रखना चाहती है। इसके विपरीत अवनीश आगे बढ़कर बुढ़ापे को गले लगाना चाहता है। बाल खिचड़ी, तोंद बढ़ी हुई, एक बेहद नीरस उबाऊ जिंदगी जी रहा है वह। मन में कोई उत्साह नहीं, किसी चीज की चाह नहीं, बस यूं ही पैसा कमाने में लगा रहता है। कभी कभी वह सोचता है कि वह इतनी जीत तोड़कर मेहनत करता है, उसके बाद उसके ऐश्वर्य को भोगने वाला कौन है? ना कोई औलाद, ना कोई नाम लेवा। और तो और इसी गम में घुट घुट कर उसकी माँ चल बसी। संतान की बेहद इच्छा ने उसे रंजना को तलाक देकर हिना से ब्याह करने को प्रेरित किया था, पर उसकी इच्छा कहाँ पूरी हो पाई थी। होटल पहुंचकर अवनीश बालकनी में जा बैठा। सामने मेज पर शराब पीने का सामान सजा हुआ था। अवनीश ने एक पैक बनाया और घूंट घूंट करके पीने लगा। उसका मन बरबस अतीत में जा पहुंचा। कॉलेज की पढ़ाई, मस्त मौला जीवन। रंजना से एक दिन भेंट हुई। पहले हल्की नोक झोंक से शुरुआत हुई, फिर छेड़छाड़, दोस्ती और धीरे धीरे वे प्रेम की डोर में बंध गए थे। एक दिन रंजना उसके पास घबराई हुई आई और बोली, अवनीश ऐसे कब तक चलेगा? क्या मतलब? हम यूँ चोरी छिपे कब तक मिलते रहेंगे? क्यों भाई, इसमें क्या अड़चन है? तुम लड़कियों के हॉस्टल में रहती हो, मैं अपने परिवार के साथ, हमें कोई बंदिश नहीं है। ओहो, तुम समझते नहीं, हम शादी कब कर रहे हैं? अभी से शादी की क्या जल्दी पड़ी है? पहले हमारी पढ़ाई तो पूरी हो जाए, उसके बाद अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाऊंगा, फिर जाकर शादी। इसमें तो सालों लग जाएंगे। रंजना बीच में बोल पड़ी, तो लगने दो ना, हम कौन से बूढ़े हुए जा रहे हैं? हमारे प्यार को शादी की मुहर लगानी जरूरी है? बोर मत करो यार, अवनीश ने उसे बाहों में समेटते हुए कहा। तन मन धन से तो तुम्हारा ही हो चुका हूँ, अब अग्नि के सामने सिर्फ चंद फेरे लेने की ही क्या रखा है? अवनीश। रंजना उसकी गिरफ्त से छूटकर घुटे हुए स्वर में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? अवनीश चौंका, मगर हमने तो पूरी सावधानी बरती थी। खैर कोई बात नहीं, इसका इलाज है मेरे पास, अबॉर्शन। अबॉर्शन? रंजना चौंक कर बोली, नहीं अवनीश, मुझे अबॉर्शन से बहुत डर लगता है। पागल ना बनो, इसमें डरने की क्या बात है? मेरा एक दोस्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वह आए दिन ऐसे केस करता रहता है। कल उसके पास चलेंगे, शाम तक मामला निपट जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। लेकिन जब हमें शादी करनी ही है तो यह सब करने की क्या ज़रूरत? शादी करनी है सो तो ठीक है, लेकिन अभी से
शादी के बंधन में बंधना सरासर बेवकूफ़ी होगी। और ज़रा सोचो, अभी तक मेरे माँ पापा को हमारे संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अचानक उनके सामने फूला पेट लेकर जाओगी तो उन्हें बुरी तरह सदमा पहुँचेगा। नहीं रंजना, मुझे उन्हें धीरे धीरे पटाना होगा, उन्हें राजी करना होगा। आखिर मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। प्यार का खेल खेलने से पहले ही यह सब सोचना था ना। रंजना खूड़ कर बोली, डार्लिंग नाराज ना हो। मैं वादा करता हूँ कि पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूम धड़ाके से तुम्हारे द्वार पर बारात लेकर आऊँगा और फिर अपने यहाँ बच्चों की लाइन लगा दूँगा। लेकिन शादी के 10-12 साल बाद भी बच्चे ना हुए तो अवनीश व रंजना ने डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाया था और हर एक डॉक्टर का एक ही कहना था कि रंजना के अबॉर्शन के समय नौसिखिए डॉक्टर की असावधानी से उसके गर्भ में ऐसी खराबी हो गई है जिससे वह भविष्य में गर्भ धारण करने में असमर्थ है। यह सुनकर रंजना बहुत दुखी हुई थी। कई दिन रोते कलपते बीते। जब जरा सामान्य हुई तो उसने अवनीश को एक बच्चा गोद लेने को मना लिया। अनाथ आश्रम में नन्ही चीनू को देखते ही वह मुग्ध हो गई। देखो तो अवनीश कितना प्यारा बच्चा है, कैसे टुकुर टुकुर हमें ताक रहा है। मुझे लगता है यह हमारे लिए ही जन्मा है। बस मैंने तो तय कर लिया, मुझे यही बच्चा चाहिए। जरा धीरज रखो रंजना, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। एक बार अम्मा पिताजी से भी पूछ लेना ठीक होगा। क्यों? उनसे क्यों पूछें? यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस बच्चे को हम ही तो पालेंगे पोसेंगे, फिर भी यह बच्चा उनके ही परिवार का अंग होगा ना, उन्हीं का वंशज कहलाएगा ना। यह सुनकर रंजना बुरा समूह बनाकर बोली, वह सब मैं नहीं जानती, तुम्हारे माँ पिता हैं, तुम ही निपटो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि उस बच्चे को गोद लेने के लिए रंजना ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी की अगली वीडियो के लिए देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।